गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी लंबे गैप के बाद आपका जो वर्क है वो भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें आपने जो आपका सिलेबस हो चुका था उसको रिवाइज़ किया होगा। आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे और ये 9th क्लास में इको का लास्ट चैप्टर है जिसका नेम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फूड को सुरक्षित रखा जाता है उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं, फूड सिक्योरिटी होता क्या है, क्यों रखा जाता है सिक्योर करके, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू से। ओवरव्यू में आपको बताया गया कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। जैसे अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये 3 वर्ड इम्पोर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। खाना जो है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। एसेसिबिलिटी मतलब सबकी पहुंच में होना चाहिए और अफोर्डेबिलिटी मतलब सब उसको खरीद सकें, इतनी मतलब कीमत उसकी होनी चाहिए। ज़्यादा महंगा जो है वो अनाज या जो फूड है वो नहीं होना चाहिए। इसी को फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। फूड सिक्योरिटी के लिए एक स्कीम चलती है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस, जो जैसे कि जो कोटा होता है ना जिसमें राशन मिलता है, जो राशन की सरकारी दुकान होती है उसके अंदर भी फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पब्लिक में बांटा जाता है। जो अनाज है या बाकी और भी सामान है ये सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं। अब व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, जो ऊपर हमने 3 वर्ड देखे थे उनको यहाँ डिटेल में बताया हुआ है। पहला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर इनफ जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब उतना अनाज पैदा होना चाहिए जितना कि हमारी जनता की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, अगर नहीं होता इतना तो बाहर से मंगवा कर इम्पोर्ट करके उस अनाज को सरकारी गोदामों में भर लेना चाहिए ताकि आगे जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस अनाज को प्रयोग किया जा सके। आगे है एसेसिबिलिटी मीन्स, एसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर किसी की पहुंच में होना चाहिए फूड। अदरवाइज फूड ग्रेनरीज में भरा रहेगा और किसी की ज़रूरतों को पूरा ही नहीं करेगा तो वो फूड सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है। आगे है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है इफ अफोर्डेबिलिटी इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सब की नीड के हिसाब से वो इस योग्य होना चाहिए कि अपने घर के सदस्यों के लिए खाना खरीद सके, उसके पास इतनी मनी होनी चाहिए। तीन जो है मेन वर्ड यही फूड सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें इन तीनों के हिसाब से हमें पता चलता है कि इनफ फूड होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए हर इंसान के लिए, उसके पास उसको खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए और कोई भी बाधा बीच में नहीं आनी चाहिए जब वो फूड प्राप्त करे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई फूड सिक्योरिटी। अब फूड को सिक्योर करके क्यों रखा जाता है, ज़रूरत ही क्या है फूड को ग्रेनरीज में भर कर रखने की। तो इसमें क्या है कि फूड जो है मोस्टली जगह देखा जाए तो इनसिक्योर था, बहुत जो हमारा देश का जो क्षेत्र है, पॉवर्टी जो है, गरीब लोग हैं वो मोस्टली इनसिक्योर होते हैं। और कभी कभार तो जो गरीब लोग नहीं है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, वो भी इनसिक्योर हो जाते हैं जब देश में कोई आपदा वगैरह आ जाती है, बाढ़ है, जैसे अर्थक्वेक है, ड्रोट है, सुनामी है। अगर ये ज़्यादा एरिया में फैल जाती हैं, अकाल पड़ जाता है, तो जो लोग अमीर होते हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं, फूड मतलब उनको नहीं मिल पाता है, सिक्योरिटी नहीं रहती है। अब इसमें पूछा गया है कि जो कोई आपदा होती है उसके दौरान फूड सिक्योरिटी जो किस तरीके से अफेक्टेड होती है। एक बात तो ये होती है जब आपदा आती है तो ज़मीन जो है बहुत सारी जो है उसमें फूड ग्रेन जो है वो नहीं उगाए जाते हैं, उनका प्रोडक्शन घट जाता है। पहली बात तो अनाज कम होगा, दूसरी बात जो अनाज है उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना एक महामारी के दौरान जो है चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। तो
एक तो उत्पादन बहुत कम हो रहा है, दूसरी बात जो है हमारे पास उसकी भी कीमत बढ़ गई है, जो हर किसी के लिए अफोर्ड नहीं की जा सकती है। इसलिए ये फूड सिक्योरिटी से बाहर हो जाता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि ये जो है हर किसी की जो है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सके, हर कोई इसको खरीद सके। अगर ऐसा नहीं होता है और ये आपदाएं चलती रहती हैं तो लंबे पीरियड तक ये सारी चीज़ें होने के कारण स्टारवेशन हो जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो भूखमरी के कारण मर जाता है। अब ऊपर आप देखोगे एक रिपोर्ट को शो किया हुआ है, 1970s की है। फूड सिक्योरिटी वॉज अंडरस्टूड एज द अवेलेबिलिटी at all time of adequate supply of basic foodstuff. Amartya Sen added a new dimension to food security and emphasized the access to food through what he called entitlement, a combination of what one can produce, exchange in the market along with state or other socially provided supplies. According there has a substantial shift in the understanding of food security. इसमें क्या बताया गया है, अगर 1970s की बात करें, हम 1970 के दशक की करें, जो फूड सिक्योरिटी है वो अंडरस्टूड थी कि क्या समझा जाता था उसे, अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ्स, मतलब जो अवेलेबल होना चाहिए, फूड जो है पर्याप्त होना चाहिए, उसकी पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए। अमर्त्य सेन ने एडिट किया इसमें एक न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी एंड इम्फेसिस द एक्सेस टू फूड थ्रो। इसके अंदर उसने क्या कहा है, अवेलेबिलिटी के साथ उसने एक्सेस को भी जोड़ दिया है कि लोगों की पहुंच में भी होना चाहिए। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि फूड सिक्योरिटी का दायरा जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ता गया है। अब इसमें 1995 की बात करें तो वर्ल्ड फूड समिट जो है उसमें डिक्लेयर किया गया था, फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल एग्जिस्ट विद ऑल पीपल एट ऑल टाइम। मतलब हर समय हर इंसान के पास कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी घर हो, कोई एक व्यक्ति है या पूरे संसार के व्यक्ति, सबको खाना मिलना चाहिए। उनका वो फिजिकली भी और इकोनॉमिकली दोनों एक्सेस होना चाहिए, मतलब वो वहाँ पहुँचकर और उनके पास उसके पास पैसा भी होना चाहिए ताकि उस खाने को खरीद सकें। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई हुई हैं कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो फूड सिक्योरिटी के अंदर शामिल की गई है टाइम टू टाइम। और अगर हम बात करें किसी क्लैमिटी की, किसी आपदा की, तो जैसे फैमिन की बात करें, अकाल की बात करें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, स्टारवेशन बहुत बढ़ जाती है, भूखमरी बहुत बढ़ जाती है। और उस दौरान होता क्या है, लोग और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि पानी और खाना ना मिलने की वजह से वो दूषित पानी और खाने का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वीकनेस उनके अंदर आ जाती है। अब यहाँ बंगाल के अंदर एक अकाल पड़ा था 1943 में, इसके बाद कोई अकाल इंडिया में इतना बड़ा अकाल पड़ा नहीं है। तो इस अकाल के दौरान बहुत बुरी हालत हुई थी लोगों की, लोग जो है बंगाल को छोड़कर चले गए थे। पहले तो यहाँ डेटा दिया हुआ है राइस प्रोडक्शन का बंगाल के अंदर, ईयर वाइज दिया हुआ है। देखो 1938 में कितना प्रोडक्शन होता था, 85 लाख टन जो प्रोडक्शन है वो होता था। बाहर से कुछ नहीं मंगवाया, ये हुआ था, और बाहर से इंपोर्ट नहीं किया गया था राइस को, और ना ही बाहर भेजा गया था। तो हमारे पास टोटल कितना था, 85 लाख टन ही बच गया था। इसी तरीके से हर ईयर के हिसाब से दिया हुआ। जैसे 42 की अगर बात करें तो 93 लाख टन जो है वो उत्पादन हुआ था। उसके बाद बाहर से कुछ नहीं मंगवाया गया बल्कि एक्सपोर्ट जरूर किया गया। तो हमारे पास कितना बच गया, 92 बच गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। नीचे दो फिगर जो दिए हुए हैं उन फिगर में ये बताया गया है कि अकाल के कारण लोगों की क्या क्या स्थिति हो जाती है, भूखमरी के कारण इनकी हालत देखिए आप। और ये जो लोग हैं वो अपना जो घर है, फैमिली जो है उसके साथ अपना घर जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था, इंडिया में ऐसा अकाल कभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव आज तक भी देखा जा सकता है। जैसे कालाहांडी है, काशीपुर है, ओडिशा के अंदर भी लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। स्टारवेशन के कारण जो डेथ हैं वो होती रहती हैं, आज भी रिपोर्ट की जाती हैं। भूखमरी के कारण जो डेथ है
वो और भी इलाकों में रिपोर्ट की गई हैं। जैसे राजस्थान की बात करें, झारखंड की बात करें, या रिमोट एरियाज जो होते हैं, रिमोट एरिया मतलब दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर आना जाना मुश्किल होता है, जैसे कि पहाड़ों का एरिया है, डेजर्ट का एरिया है, या फिर कोई ऐसा जंगल है जो घना है जहाँ पर आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उन एरिया में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हु आर फूड इनसिक्योर। कौन फूड इनसिक्योर होता है? तो फूड इनसिक्योर में कौन कौन लोग आते हैं, किन के पास सुरक्षित नहीं होता खाना? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग फूड से सफ़र करते हैं। उनमें आता है ट्रेडिशनल आर्टिसंस आते हैं, लैंडलेस पीपल आते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है, और एम्प्लॉय वर्कर आते हैं और ये जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, वो आते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं, जो बहुत कम पे पर पूरी उम्र वर्क करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी कमाई करते हैं, उनकी जो डेली वेजेज है बहुत कम होती है, वो लोग भी इसी के अंदर आते हैं। उनका जो सर्वाइवल करना है, सर्वाइव जो वो करते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी को मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि यहाँ रामू के बारे में बताया गया है। उसके बच्चे हैं, एक 10 साल का बड़ा बेटा है उसका, उसकी वाइफ है, और रायपुर गांव में ये रहता है, और ये खेती करता है। और खेती भी ये दूसरों की ज़मीन में ही करता है, क्योंकि इसके पास ज़मीन नहीं है। और इसका बड़ा बेटा है वो सरपंच के घर पाली का काम करता है। पाली समझते हैं आप, उसके पशुओं को चराने का कार्य करता है। और उसकी बीवी है वो भी सरपंच के घर में जो गायें वगैरह है उनके गोबर को हटाने का कार्य करती है। उसके बदले उससे थोड़ा बहुत हरी सब्जी वगैरह या कई बार पका हुआ अनाज और आधा लीटर दूध मिल जाता है। तो ये इनकी कंडीशन होती है। और ये जो है खेत में काम सिर्फ कुछ ही महीने करता है। जब जुताई बुआई इनका सीजन होता है, सीजनल होती है इसके लिए जो ये मजदूरी होती है। बाकी के समय ये या तो किसी ईंट भट्टे में कार्य कर लेता है, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाता है। तो उन दिनों इनके परिवार के लिए प्रॉपर फूड ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूध की बात करें तो खाने के साथ बहुत कम मिलता है, सब्जी भी इन्हें खाने के साथ बहुत कम मिलती है। तो लगभग 4 महीने तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होती है खाने को प्राप्त करने में। अब एक और स्टोरी बताई गई है, ये शहर की स्टोरी है, अहमद की। अहमद जो है एक युवा लड़का है जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने आया है। 3 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं उसकी, ओल्ड पेरेंट्स भी हैं, और झुग्गी में वो रहता है। और वो रिक्शा पुलिंग का काम करता है, वो रिक्शा चलाता है। और रिक्शा चलाने के कारण उसकी जो अर्निंग है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। वो इसलिए क्योंकि कभी तो उसे ज़्यादा पैसेंजर मिल जाते हैं और कभी नहीं मिल पाते हैं। तो कभी तो वो इतना कमा लेता है कि सारी चीज़ें खरीदने के बाद भी कुछ पैसे बचा लेता है, और कभी उसके पास हर दिन की जो चीज़ें हैं वो भी वो नहीं खरीद पाता है। अब उसके लिए भाग्य की बात ये है कि उसके पास जो येलो कार्ड है, जो पीला कार्ड होता है राशन जिससे मिलता है, वो है उसके पास। तो उसको कुछ सामान, सरकारी अनाज जो है वो सरकारी रेट पे मिल जाता है, और इससे उसकी कुछ हेल्प हो जाती है। जैसे केरोसिन है, व्हीट है, राइस है, ये सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उसकी अर्निंग जो है सफिशियंट नहीं होती है, और जब कभी भी राशन की दुकान खुलती है वो ये सारी चीज़ें खरीद लेता है। तो इसमें इनसिक्योर में ये 2 स्टोरी बताई गई हैं, और हमें पीछे ये बताया गया कि कौन कौन लोग जो हैं वो इनसिक्योर हैं। अब हम बात करते हैं और ही ऐसे लोगों की जो इनसिक्योर हैं। सामाजिक रूप से भी बहुत सारे लोग जो हैं इनसिक्योर हैं, जैसे SC ST और OBC जो लोअर कास्ट अमंग इनके अंदर होते हैं। ये जो लोग हैं इनके पास एक तो ज़मीन बहुत कम होती, ऊपर से उसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, मतलब वो उत्पादन नहीं होता है उस ज़मीन में, उपजाऊ नहीं है वो ज़मीन। और कुछ अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाती हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों के लिए नेचुरल डिजास्टर जो है वो गरीबी का कारण बन जाती हैं, फूड इनसिक्योरिटी का कारण बन जाती हैं। कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में, इसलिए भी उनके पास फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। महिलाएं जो हैं वो फूड इनसिक्योर रहती हैं, और जो मोस्टली जो है प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, जो बेबी अनबोर्न बेबी होते हैं, इसके कारण वो भी कुपोषित रह जाते हैं। क्योंकि जो वुमेन जो है वो
खुद पोषण नहीं कर पाती हैं अपना, जिससे जो अनबॉर्न बेबी है वो भी कुपोषित रह जाते हैं। तो बहुत बड़ी जो प्रोपोर्शन है हमारी इस तरीके से कुपोषित रह जाती, फूड इनसिक्योरिटी रहती है हमारी पॉपुलेशन में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक जो है आप रीड कर लेंगे और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप फाइंड आउट करके अभी से बनाना स्टार्ट कर दें। पिछली बार जो है कई बच्चों ने वर्क नहीं भेज रखा, उनकी लिस्ट मेरे पास है, तो सभी बच्चे अपना वर्क प्रॉपर तरीके से करते रहें।